Hello everyone, welcome back once again on the YouTube channel of Dristy Tutorial Private Limited. आप सबों का आदाब, अभिनंदन, आभार। एक्चुअली मैं पिछले क्लास में आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स मैंने आपको समझाया था और वो पर्सनल प्रोनाउन का जो रूल्स था उसमें से मेनली दो टर्म को हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें से हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के सीक्वेंस को समझा था 2-3-1 एंड 1-2-3। ये सीक्वेंस हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है। चीजें यही थी कि ये 2-3-1 का जो स्टैंडिंग फॉर्मेशन था वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसी तरह से 1-2-3 में जो फॉर्मेशन थी वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो ये एक्चुअली इसके रूल्स को हम लोगों ने काफी अच्छे से पिछले क्लास में किया था। अब क्या है, इसी प्रोनाउन से रिलेटेड यानी पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और रूल्स हैं, उसको हम लोग वन बाय वन करने जा रहे हैं। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक्चुअली आपके स्क्रीन पर, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि टेलीग्राम चैनल में मैंने जो अपलोड किया है उसमें पहला टॉपिक मैंने ऊपर में रखा है पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, मतलब यानी डे 3 के बाद आज डे 4 की जो क्लास है इसमें मैंने सबसे हेडलाइन में लिखा है द केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये जो केस की बात है इसमें 3 वेरिएशंस हैं, यानी एक सब्जेक्टिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है एंड एक लास्ट पॉजेसिव केस है। तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव की चर्चा हम लोग करेंगे। अंत में पॉजेसिव केस में दो कैटेगरी मैंने बांट रखा है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का एंड दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन का। सिंपल बात है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक टेबल, इस टेबल में मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की कैटेगरी को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ उसके पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ रखा है। गॉट द पॉइंट? तो सिंपल बात है, समझते हैं इस बात को कि हमने जो टॉपिक रखा है केसेस का, इसमें मैंने पहला रखा सब्जेक्ट केस यानी सब्जेक्ट फॉर्म, दूसरा रखा ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड द लास्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ये 4 कैटेगरी मैंने डिवाइड करके रखा है। बात समझ में आ रहा है? समझिए इस बात को। पॉजेसिव प्रोनाउन ये आपके स्क्रीन पर है, एक्चुअली मैंने इसलिए बोर्ड में उतनी क्लियर नहीं लिख रहा हूं। तो सब्जेक्टिव केस यानी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट फॉर्म जाएंगे तो मी, एंड इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव माई एंड द लास्ट पॉजेसिव प्रोनाउन इज माइन। इसके बाद की टॉपिक को अगर आप देखें तो इसी तरह से फर्स्ट पर्सन में वी आएगा, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस, पॉजेसिव एडजेक्टिव आर, आवर एंड द पॉजेसिव प्रोनाउन इज आवर्स। तो ये पूरी कैटेगरी आपके लिस्ट में रखी गई है, आप इसे एक बार अच्छे से निगाह डालें, नजरों से निकालें, फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। समझिए इस बात को कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का ये अरेंजमेंट अच्छे से क्लियर हो गया। तब ये क्वेश्चंस बनता है कि फर्स्ट पर्सन का यूसेज यानी सब्जेक्ट फॉर्म का यूसेज हम लोग किस टर्म में करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्लेसमेंट क्या होगी। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को यानी डे 3 में मैंने सीक्वेंस समझा दिया था 2-3-1 एंड 1-2-3। इसका मेजर रीजन ये था कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, इट मींस एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउंस हो, तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, उसकी सीक्वेंस क्या होगी, इसलिए मैंने उसकी चर्चा पहले कर दिया है। अब समझिए कि यहां पे हमें यह पढ़ने का मकसद यह है कि हम इस चीज को समझ सकें कि वेयर हमें कहां पे यूज करना चाहिए सब्जेक्टिव केस का एंड कहां पे ऑब्जेक्टिव केस का। तो समझते हैं इसी के संदर्भ में कुछ रूल्स जो सब्जेक्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म की कैटेगरी में है। अब आपके स्क्रीन पर रूल नंबर ये रहा, जैसा कि आप रूल देख पा रहे होंगे। रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि एज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्लेसमेंट रखेंगे। बात समझ में आ रही है? समझिए इस बात को कि सब्जेक्टिव केस का प्लेसमेंट किसके बाद होगा। तो रूल नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पर है इसमें मैंने लिखा एज प्लस सब्जेक्टिव केस, एज प्लस सब्जेक्टिव केस। इस बात को आप अच्छे से समझेंगे कि जो आपके स्क्रीन पर रखा हुआ एज प्लस सब्जेक्टिव केस यानी एज जिस प्लेस पे आएगा इसके जस्ट बाद सब्जेक्टिव केस का आएगा। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 रूल नंबर 1 का। क्लियर है? पहला एग्जांपल मैंने रखा है सी स्पीक्स एज क्लियर एज ही ऑब्लिक हिम।
पहला एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, सी स्पीक्स एज क्लियर एज ही ऑब्लिक हिम। तो सिंपल आपके पास ये समझ में आ गया कि यहां पे एज के बाद कौन सा केस लेंगे, सब्जेक्टिव केस। तो इट मींस आप किसे करेक्ट करोगे, ही ऑब्लिक हिम को, यानी सब्जेक्टिव केस ही होता है और उसी का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, जैसा चार्ट में कंप्लीटली दे रखा है। तो एक बार आप चार्ट पढ़ना ना भूलें, चीजें वहीं से क्लियर होगी। क्लियर है? आइए, तो आप यहां पे किसको प्रेफरेंस देंगे, ही और हिम में से ही को, चूंकि एज के बाद आपको क्या लेना है, सब्जेक्टिव केस। शायद ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, स्क्रीन पे आपका दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम, सॉरी एज आई ऑब्लिक मी। तो सिंपल सा बात है कि सेंटेंस में क्लियर लिखा हुआ है, एज नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज मी। तो ऑब्वियसली एज इंटेलिजेंट एज मी या आई, तो एज के जस्ट बाद कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। शायद ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर, और रूल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो समझते हैं रूल नंबर 2 क्या है। फिर मैंने लिखा देन प्लस सब्जेक्टिव केस। पहला रूल था एज प्लस सब्जेक्टिव केस, दूसरा रूल लिखा हुआ है देन प्लस सब्जेक्टिव केस। एक एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा कि ये देन प्लस सब्जेक्टिव केस जो है वो जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 को क्लियरली देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, ही वॉक्स फास्टर देन शी ऑब्लिक हर डज। तो ऑब्वियसली देन के जस्ट बाद क्या लेंगे, सब्जेक्टिव केस, यानी हर का प्लेसमेंट गलत है, सी ऑप्शन प्रेफरेबल है। एग्जांपल नंबर 2, you are better than I oblique me, then which option you will prefer, you will take as a preference। तो समझते हैं कि you are better than I oblique me, यानी you एक सब्जेक्टिव केस है, बट आपको better than का पोजीशन देखना है, then के जस्ट बाद आपने किसके प्लेसमेंट को रखना है, क्योंकि रूल में लिखा हुआ सब्जेक्टिव केस, इसलिए यहां पे सब्जेक्टिव केस का प्रेफरेंसेस आएगा। तो सिंपल बात एक समझ लीजिए, if there is comparison between two subjects, we use subjective case of pronoun, it means subject form of pronoun। got the point? अब समझते हैं, if there is comparison between two objects, we use objective case of pronoun, it means object form of pronoun। got the point? रूल नंबर 3 को और बढ़ते हैं, बट इससे पहले मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखा है, जिस नोट में मैंने लिखा है मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शो मार्क द फॉलोइंग वाली सेंटेंसेस आप एक बार नजर दौड़ाएं इस पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, माई मदर लव्स मी मोर देन हर। तो देखिए देन के बाद आपने हर लिया, और अभी इससे पहले रूल नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा था कि हर के जस्ट बाद, यानी देन के जस्ट बाद सब्जेक्टिव केस लेना है। लेकिन ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि हमने कहा कि अगर कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच में होगा तब सब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अगर कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा तब हम फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, इसमें लिखा हुआ है माई मदर लव्स मी मोर देन हर। तो एक्चुअली लव्स मी, अगर क्वेश्चंस आप ऐसे लिखते हैं, रूल नंबर मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस को देखेंगे तो लिखा हुआ है माई मदर लव्स मी मोर देन हर। अब समझ लीजिए देन के बाद आपने हर रखा, और हर एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्ट फॉर्म सी होता है। बट समझिए अभी तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस रखने का हम लोग ने रूल पढ़ा है, रूल नंबर 2। बट समझिए यहां पे माई मदर लव्स मी, यानी अब कंपैरिजन माई मदर के साथ नहीं हो रहा है, कंपैरिजन मी और हर के बीच हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी मां लव करती है मेरे से, मतलब मुझसे, किससे ज्यादा, तो उससे ज्यादा। सपोज ये मैं और ये हर मेरी सिस्टर, तो मेरी मां मुझसे ज्यादा प्यार करती है, मुझसे प्यार करती है किससे ज्यादा, तो मेरी सिस्टर से ज्यादा। यानी ये भी मी कैसा केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो हर भी कौन सा केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये बातें समझ में आ गई। तो यही तो था सेक्शन कि कंपैरिजन सब्जेक्ट के बीच में तो सब्जेक्टिव केस, अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के बीच में तो ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? आइए आज समझते हैं एग्जांपल नंबर 2। The police tortured you more than her।
तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो एग्जांपल नंबर में टॉर्चर के बाद यू लगाया है, यू, यानी पहला इससे पहले कोई वर्ब रखा, और आपको इतना पता है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म, यानी यू यहां पे कैसे फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। आप देख पा रहे होंगे टेबल में यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है। तो अब कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ रहा नहीं, अब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ हो गया। इट मींस द पुलिस टॉर्चर्ड यू मोर देन हर, ये सेंटेंस करेक्ट है। समझ में आ गई बात। एग्जांपल नंबर 3, माय फादर लव्स मी एज मच एज शी डज। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। माय फादर लव्स मी एज मच एज शी डज। माय फादर loves me as much as she does। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपका, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। माई फादर लव्स मी, कैसा केस, माई फादर सब्जेक्ट, लव्स ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, एंड मी हो गया ऑब्जेक्ट। एज मच एज, अब आपके माइंड में आएगा कि सर एज के बाद तो सब्जेक्टिव केस लेते हैं, ऑब्वियसली नो डाउट, बट कंपैरिजन यहां पे इस सेंस में नहीं है कि मेरे पिताजी मेरे से प्यार करते हैं, एज मच एज सी डज, यानी ये माई फादर और ये सी को मेरी मां की संज्ञा अगर देते हैं, तो मेरे पिताजी जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना ही मेरी मां भी मुझसे करती है। ये सेंटेंस का सेंस ये है। और आपके दिमाग में ये है कि सर एज के बाद सब्जेक्टिव केस लेते हैं, वो सही है, बट सेंस इसका चेंज हो गया, लेकिन है उसी प्रकार का सेंटेंसेस, इसलिए मैंने मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस में ये 3 क्वेश्चंस को रखा। क्लियर है। बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। क्लियर है, चलिए समझते हैं रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। नॉर्मल सा सेंटेंसेस है, लिखा हुआ है इट प्लस बी फॉर्म, यानी इज या वॉज, यही 2 टर्म को लेंगे। बी फॉर्म में, बी फॉर्म ऑफ वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कैटेगरी, ये वर्ब की कैटेगरी आती है। बट समझिए इट के बाद अगर इज या वॉज का फॉर्मेशन है, देन हमें कौन सा केस लेनी है, सब्जेक्टिव केस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है इट इज ही ऑब्लिक हिम हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया कि इट के जस्ट बाद इज है, तो इट इज ही ऑब्लिक हिम, कैसा केस, सब्जेक्टिव केस, यानी ही के प्लेस पे आप कौन सा फॉर्मेशन को लेंगे, यानी ही, सॉरी सब्जेक्टिव केस लेना है तो ही को करेक्ट मानेंगे, हिम वहां पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ में आ गया बात। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये है इट इज आई ऑब्लिक मी हु एम टू बी ब्लेम्ड, सॉरी हु एम टू बी पनिश्ड। तो समझते हैं इट इज आई, फिर से समझिए इट इज आई हु, आई ऑब्लिक मी, ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, बस छोटी सी एक निगाह डालना है। इट इज आई ऑब्लिक मी हु एम टू बी पनिश्ड। चलिए इस क्वेश्चंस को यहां पे क्लियर करते हैं। तो इट इज आई या मी, फिर आपने देखा इट इज आई, इज लग गया, इज वॉज रहे, बाद में सब्जेक्टिव केस, आई को प्रीफर करेंगे, मी ऑप्शन गलत हो गया। हु एम टू बी पनिश्ड, याद रहे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद का सेक्शन वही है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है अपने से पहले जैसा सब्जेक्ट वैसे वर्ब को प्रेफर करता है। तो हु अपने साथ कैसा सब्जेक्ट लिया है, आई को, आई के अकॉर्डिंग कैसा वर्ब, एम। गॉट द पॉइंट, बात समझ में आ गई। अगर यहां पे ही होता तो अगर आप इट इज ही लिखते तो यहां पे एम के जगह क्या करना पड़ता, इज। सो इतनी बातें तो समझ गए आप कि हु से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब अ सब्जेक्ट व्हिच कम्स बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, समझ में आ रहा है। तो हु से पहले जैसी सब्जेक्ट वर्ब उस तरह का प्रेफरेंस देंगे। क्लियर हो गई। चलिए रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और रूल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर यह है। रूल नंबर 4 यह है कि लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा बात है, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की चर्चा है। तो लेट के जस्ट बाद कैसा केस, ऑब्जेक्टिव केस। कुछ भी याद नहीं रखना है, लेट जिस प्लेस पे आएगा ऑब्जेक्टिव केस बाद में लेंगे ही लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है लेट देम ऑब्लिक दे गो आउटसाइड। लेट देम ऑब्लिक दे गो आउटसाइड, तो ऑब्वियसली लेट के जस्ट बाद आप क्या रखेंगे, देम ऑब्लिक दे। तो आप इतना पता है कि दे सब्जेक्टिव केस है, देम ऑब्जेक्टिव केस है,
लेट के जस्ट बाद कैसा केस, ऑब्जेक्टिव केस। दैट इज वाई हम किस पे जाएंगे, यानी दे पे तो नहीं, देम वाली सेंटेंस करेक्ट हो जाएगी, यानी देम वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर होता है। और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वुड यू प्लीज लेट हर सी, हर और सी। क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं ये लिख दे रहा हूं, वुड यू प्लीज लेट, ऐसे लिख लीजिए, वुड यू प्लीज। जब हम वुड यू प्लीज का प्रयोग करते हैं, इट मींस रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, उसे अंदर आने या बाहर जाने किसी तरह का भी सेक्शन रख सकते हैं आप। तो वुड यू प्लीज लेट के बाद और सारा टर्म रखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो लेट के बाद कैसा केस रखेंगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो हमें ऑब्जेक्टिव केस को प्रेफरेंस देना है, सब्जेक्टिव को नहीं, इसलिए हर को प्रेफरेंस देंगे, सी को नहीं। आइए रूल नंबर 5, लाइक के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लाइक के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, जैसे यू आर नॉट स्पीकिंग लाइक मी या लाइक आई। तो सिंपल बात है, लाइक मी, क्योंकि लाइक के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस को प्रेफर करते हैं हम लोग, यानी लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव एंड लाइक के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आ गया? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, रूल नंबर 5 का। ट्राई टू स्पीक लाइक हिम ऑब्लिक ही, किसको प्रेफर करेंगे, लाइक के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस, यानी हिम को प्रेफर करेंगे। गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, यू आर डूइंग दिस वर्क लाइक देम लाइक दे। सिंपल सा बात है, लाइक का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो लाइक के जस्ट बाद कैसे केस का प्रेफरेंसेस, ऑब्जेक्टिव केस का प्रेफरेंसेस, यानी दे लेंगे या देम, तो देम को प्रेफर करेंगे। चलिए रूल नंबर 6, आफ्टर preposition we use objective case. Got the point? After preposition we use objective case. सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, there is friendship between you and he, between you and he oblique him। तो किसे प्रेफर करेंगे आप, there is friendship between हो गया preposition, you हो गया ऑब्जेक्टिव केस, तो उसके जस्ट बाद ही और हिम में से 2 प्रेफरेंसेस देना है, यानी आपको यहां पे हिम का यूसेज करना पड़ेगा। हिम और ही में से आप किसे प्रेफर करेंगे, हिम को, क्योंकि जस्ट प्रेपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। ओके, एंड द लास्ट रूल ऑफ दिस सेशन इज, बट अगर प्रेपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है, बट कैसा यूज हो रहा है, प्रेपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। बट अगर कंजंक्शन के रूप में हो रहा है, तो फिर हम सब्जेक्टिव केस लेंगे। जैसा कि आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, nobody but they oblique them could do that work या that task। तो एक्चुअली nobody but they oblique them में से किसे प्रेफर करेंगे, यहां पे but का मीनिंग है एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है? और एक्सेप्ट प्रेपोजिशनल पार्ट है, यानी बट प्रेपोजिशन के रूप में आएगा, इसलिए देम का प्रेफरेंस लेंगे, दे का नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, नन बट सी ऑब्लिक हर इज सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, नन बट सी ऑब्लिक हर, तो एक्चुअली यहां भी प्रेपोजिशनल पार्ट है, इसलिए हम यहां पे ले लेंगे शी को ना लेकर के हर का पार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सी इज इंटेलिजेंट बट सी इज पुअर। अब देखिए बट यहां कंजंक्शनल एस्पेक्ट्स के रूप में आ रहा है, तो जब कंजंक्शनल पार्ट होगा, तो देखिए बट के जस्ट बाद आपने सी को रखा है, बट के जस्ट बाद आपने किसे रखा है, सी को। तो ये बात शायद क्लियर हो गई होगी कि बट जब प्रेपोजिशन के रूप में यूज होता है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस लेता है, बट जब कंजंक्शन के रूप में यूज होता है तो फिर वो सब्जेक्टिव केस को लेता है। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग और सारे स्ट्रक्चर्स एंड टॉपिक को लेकर के चैनल पे लाइव आते रहेंगे। प्रतीक्षा रहेगी आप सबों की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।